नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। सरोकार में आज बात उन लोगों की जो युगों से हमारे बीच हैं पर हम उन्हें अपना नहीं समझते। वो हमारी खुशियों में नाचते हैं पर हम उनसे अपनी खुशियां नहीं बांटते। वो हमारे लिए दुआएं करते हैं पर हम उनके दुख दर्द साझा नहीं करते। समाज तो उन्हें सदियों से एक दायरे में बांधे रखा, लेकिन अदालत ने अब उनकी उड़ान तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में उन्हें वो तमाम कानूनी हक दे दिए हैं जो भारत के हर महिला और पुरुष नागरिक को हमारे संविधान के तहत मिले हुए हैं। अब वो शादी से लेकर संपत्ति तक हर चीज के हकदार हैं, हिस्सेदार हैं। हम बात कर रहे हैं उन किन्नरों की जिन्हें अब जाकर खुद की पहचान मिली है, जिन्हें स्त्री पुरुष की तरह ही स्वतंत्र तीसरे लिंग का दर्जा मिल गया है। पर अब सवाल यह है कि अदालत से अधिकार मिलने के बाद क्या समाज का रवैया उनके लिए बदलेगा? क्या समाज अपने अधिकार उनके साथ बांटेगा, या कानूनी जीत के बाद सामाजिक स्वीकार्यता के लिए उन्हें एक और लंबे संघर्ष से गुजरना होगा? समान नागरिक का दर्जा तो मिल गया, लेकिन समान दर्जे की नजर कब मिलेगी? और आज इस मौके पर हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जिनकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये एक तरह से कहें ऐतिहासिक फैसला दिया। इसके अलावा आप फाउंडर मेंबर हैं, एशिया पैसिफिक ट्रांसजेंडर नेटवर्क की भी चेयरपर्सन हैं और किन्नरों के अधिकारों के लिए भी लगातार आप संघर्ष करती रही हैं, लड़ाई लड़ती रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी जी आपका। हमारे साथ हैं शबनम मौसी, जो भोपाल की सुहागपुर विधानसभा से आप विधायक रह चुकी हैं। 2005 में आपके जीवन पर एक फिल्म भी बनाई गई थी। शबनम मौसी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ इसके अलावा देश की पहली ट्रांसजेंडर एंकर हैं, जो फिल्म मेकर, राइटर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर चुकी हैं, रोज वेंकटेशन। बहुत स्वागत है आपका रोज। और इसके अलावा इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वकील, लीगल एक्टिविस्ट, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं आप, अमित खेमका साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं संवाद नाम की संस्था के एडिटर उपेंद्र प्रसाद, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी से इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। ये समाज के शायद सबसे उपेक्षित लोग हैं, सिर्फ इसलिए कि कुदरत ने उनकी अलग लैंगिक संरचना बनाई। अलग अलग जगहों पर किन्नर, हिजड़ा, अरावनी, भ्रनल्ला, जोगप्पा, खोजा, शिखंडी आदि जैसे नामों से इन्हें जाना जाता है। मगर हर जगह एक बात समान है, उनके प्रति अपमान का भाव और उनसे तरह तरह की ज्यादतियां। उन्हें इंसाफ मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें स्त्री और पुरुष से अलग तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी है। तीसरा जो एक इशू दिया है मेल फीमेल के बाद में, ये थर्ड जेंडर टीजी के तौर पे उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया है। ट्रांसजेंडर एक ब्रॉड कैटेगरी है और इसमें थर्ड जेंडर किन्नर्स को डील किया गया। इस फैसले ने भारत के सभ्य मन से एक बहुत पुराना बोझ सर्वोच्च न्यायालय ने हटाया है। कोर्ट ने अपनी लैंगिक पहचान के बारे में आत्मनिर्णय के किन्नर समुदाय के अधिकार की पुष्टि की और इस समुदाय को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए सरकारों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मसलन कोर्ट ने हुक्म दिया है कि किन्नरों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग का दर्जा दिया जाए। इससे शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में उन्हें आरक्षण मिल सकेगा। विवाह, संतान गोद लेने, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत संबंधी सभी कानूनी अधिकार उन्हें मिले, ये सुनिश्चित कराने को कहा गया है। आज मर्द, औरत और थर्ड सेक्स या थर्ड जेंडर को, किन्नरों को बहुत बड़ा हक दिया गया है, मानवीय अधिकार का हक दिया गया है। आज मैं पहली बार अपने आप को भारतीय होने का गर्व महसूस कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि किन्नरों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देना सामाजिक या चिकित्सा विज्ञान संबंधी मुद्दा नहीं है, बल्कि मानवाधिकार का सवाल है। कोर्ट ने संविधान की भावना, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अभिनव व्याख्या करते हुए किन्नरों को मानवीय गरिमा दिलाने का प्रयास किया है। इसके बावजूद समलैंगिक समूहों के साथ साथ उनकी यौन प्राथमिकता यानी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस का मुद्दा अभी अनसुलझा है। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बेंच ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को वैध ठहराया था, जिसके तहत कथित अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध है। ताजा फैसले से धारा 377 से संबंधित उस फैसले पर पुनर्विचार के नए तर्क मिले हैं। क्या ये कहना गलत होगा
कि जब तक ये धारा मौजूद है, सबकी पूर्ण लैंगिक पहचान और अभिव्यक्ति बाधित बनी रहेगी। तो अपनी चर्चा की शुरुआत लक्ष्मी जी मैं आप ही से करना चाहती हूँ। आपने एक लंबा संघर्ष किया, अपनी लड़ाई लड़ी और आपको जीत मिली, लेकिन समाज क्या आपकी इस जीत को उसी अर्थ में ले रहा है जिस अर्थ में कानूनी हक आपको मिला है? क्यों ये बात लोगों को अभी अजीब लग रही है? देखिए, समाज में पहले जब राजा राम मोहन रॉय, फुले जी, सावित्री बाई फुले, तो मैं सावित्री बाई से शुरू करती हूँ। जब उन्होंने महिलाओं को एजुकेशन के बारे में शुरुआत की थी तो उनको गोबर फेंका गया था और वो एक साड़ी अपने बैग में लेके जाती थी। आज वो संघर्ष नहीं करती तो आज आप भी ना पढ़ी लिखी रहती, ना कोई भारत की औरत पढ़ी लिखी रहती। वक्त लगा। सती प्रथा रोकने के लिए कितना बड़ा संघर्ष हुआ, कानून पास हुए, उसके बाद तो समाज में बदलाव हुआ। आज अभी रिसेंटली अगर देखेंगे तो बलात्कार, आज भी बलात्कार कम नहीं हुआ, पर एक अच्छा कानून आया दिसंबर की घटना के बाद। तो कभी कभी समाज बदलने के लिए तैयार नहीं होता है, पर कानून बदल जाता है तो वक्त लगता है उस समाज को बदलने के लिए। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। तो एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा, पर एक बहुत कुछ बदला है कि हमारी जिंदगियों में कि 14 अप्रैल 2014 तक हमारा कोई वजूद ही नहीं था। मतलब सबसे बड़ी, अगर इंसान को दुख होता है कि उसके मनुष्य होने पे भी टिप्पणी हो और उसे एक कांच के जैसे जिससे आर पार देख सकते हैं, उसके मनुष्य शरीर का भी मतलब कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई प्रेजेंस ही नहीं है, ये समाज में तरीका था। वक्त लगेगा, पर हमने ये लड़ाई जब छेड़ी तो वही आज से छेड़ी कि मुझे मेरा सम्मान चाहिए, मैं जो हूँ, या मेरे माँ बाप ने अगर मुझे अपनाया है, अगर मेरे परिवार है। आपने नागरिक होने के वजूद की, अधिकार की बात की। शबनम मौसी जी, आपने चुनाव लड़ा, आपने जीत हासिल की, लेकिन क्या आपको भी जब चुनाव लड़ रही थी, जब आप संघर्ष कर रही थी अपने जीवन में, तो इस तरह के सवालों से गुजरना पड़ता था कि आखिर आप हैं कौन? जो वजूद और संघर्ष और सम्मान की बात ये कर रही हैं, क्या उनसे आपको भी गुजरना पड़ा? देखिए, मुझे तो ऐसा है कि किसी बाकी जिन बातों को लक्ष्मी जी बता रही हैं, उन बातों का कोई भी हवाला मेरे सामने नहीं आया। मेरे क्षेत्र की जनता तो नेताओं से वही त्रस्त थी, नेताओं से त्रस्त थी, नेताओं को बिल्कुल देखना भी पसंद नहीं करती थी। और मेरा बारे में लोगों के भावना और जानकारी ये थी कि मौसी जी गरीबों की मदद करती है और गरीबों की सेवा करती है। मेरे लिए उन्होंने किसी ने भी भेदभाव नहीं किया। अगर आज भेदभाव करते तो मैं चुनाव ना जीतती। मैंने मतलब चुनाव जो जीता है, ऐसा चुनाव जीता है कि जितनी राष्ट्रीय पार्टी है उनके सबके अगर मत, उनके सबके वोट अगर मिला दिए जाए फिर भी मुझे नहीं हराते वो लोग। तो समझ लीजिए कितनी भारी बहुमत आपने ये साबित किया कि दरअसल जो लोग ये समझते हैं कि जो थर्ड जेंडर है वो कुछ अलग प्रकृति के लोग होते हैं, वो अलग प्रकृति के लोग नहीं हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ दरअसल कि ये जो लोगों की एक सोच है, जो भ्रांति है, उसे आपने कैसे दूर किया? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि भगवान कृष्ण को भी हमारी जरूरत पड़ी, भगवान श्री कृष्ण को भी हमारी जरूरत पड़ी। महाभारत के अंदर में भीष्म पितामह को समझ लीजिए मतलब उनका अंत करना था तो उन्होंने शिखंडी का साथ लिया, शिखंडी का सहारा लेके भीष्म पितामह का अंत किया। भगवान रामचंद्र जी, पुरुषोत्तम मर्यादा जी, वो भी जब उनको वनवास हुआ, माता के आदेश से, पिता के आदेश से वो वनवास चले गए आज्ञा पालन करके। उसके बाद नर नारी सब रोने लगे, गाने लगे, पीछे चले गए। और नर नारियों के पीछे किन्नर लोग भी थे। नर नारियों को कह दिया तुम लौट जाओ, किन्नर लोग नहीं लौटे, किन्नरों को कुछ कहा ही नहीं गया था। जब लौटते टाइम नर नारी किन्नरों के पीछे थे और किन्नर आगे थे। तो किन्नरों को लक्ष्मण जी से पूछो ये कौन लोग है भाई, अजीब किस्म के दिख रहे हैं, औरतें भी नहीं दिख रहे, आदमी भी नहीं दिख रहे। तो बोले साहब ये तो ये वो लोग हैं, थर्ड जर्नर है ये लोग। तो सर उन लोगों को समझ लीजिए कि आशीर्वाद दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उन तमाम पौराणिक कथाओं का जिक्र भी किया गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज के युग में, आज हमारे देश में इतने साल से राजनीति चल रही है, बड़ी से बड़ी पार्टी राजनीति कर रही है
और नई नई पार्टियां उभर के आ रही हैं और राजनीति फैला रही हैं, जनता को भ्रमित कर रही है। मैं तो ये कह रही हूं, जिस तरीके से माननीय लक्ष्मी जी ने इस चीज की हमारे किन्नर समाज को लेकर और हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर जो पहल की है, इस पहल के अंदर एक राज है बहुत बड़ा। वो राज आज नहीं तो कल जिस तरीके से भगवान शंकर जी की तीसरा नेत्र खुलता है, उसी तरीके से जनता के बीच में एक तीसरा नेत्र ये खुलेगा कि ये जितने नेता हैं इनके पास रहता है परिवार, ये चुनाव लड़ते हैं सिर्फ अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए, अपना वजूद जिंदा रखने के लिए, अपने धन दौलत। लेकिन आप लोग निस्वार्थ काम करते हैं। हम लोग के पास में कोई बाल बच्चे नहीं, हमारे पास कोई परिवार नहीं, नो बड़ी गार्जियन। तो हम लोग अगर जनता के लिए काम करें तो निष्पक्ष करेंगे और आने वाला कभी एक समय ऐसा आएगा किन्नरों को ही चुनाव लड़ना पड़ेगा और जनता की सेवा किन्नरों को करना पड़ेगा। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन रोज आपने एक करियर ऑप्शन चुना, उसमें आपने आगे पढ़ाई की और अब जो है आप एक तरह से कहें कि टीवी इंडस्ट्री की देश की पहली ऐसी एंकर हैं जो कि ट्रांसजेंडर है। मगर आपको यहाँ तक पहुँचने में किस तरह का स्ट्रगल करना पड़ा? The struggle was quite big. So, I mean, the struggle started at home. The first place where you face discrimination is your own family. So the family throws you out and you don't know where to go or what to do. And then you इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि आपको फैमिली में भी डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा? The family is the first place that trans people face discrimination. That is the point that I'm highlighting here. If a family that has a transgender child accepts the transgender child without any hesitation, and the family is ready to go that one extra bit in fighting society for its own inclusion, you know, then you don't need to debate all this kind of stuff. You know, you don't need to go to the Supreme Court to fight for your rights if your family stays with you. The family is the first Supreme Court to accept you. Inner gender identity was, yes, female, although my body was male and everybody identified me as male. The thing is, I couldn't express it. It takes some time for you to understand who you really are, because I mean, you do things and the people around you, they ridicule you, and you know something is wrong with you, something is different, something odd, but it takes you time to understand that. So in the meantime, somehow I managed to focus on education. I completed my education, and then I came to the realization that I am a woman in the wrong body. Then after I finished my education, higher education in the US, I decided enough was enough. I had to live my life as a woman, returned to India and started living as a woman, faced all the discrimination and oppression, but still fought all odds, and was able to find some space in the media. Are you facing discrimination in your office, workplace also? See, I wouldn't say discrimination is completely disappeared. Discrimination exists, but it has reduced to a larger extent vis-a-vis me in particular. But discrimination is still in place to a larger extent, maybe for another transgender woman, because now I have well established myself in the media in Tamil Nadu. I don't face that much, but I wouldn't say I'm treated as a queen. जी. on par with लेकिन another. एक सवाल है अमित खेमका साहब, आखिर हमारा समाज जो है इनके साथ इतना भेदभाव क्यों करता है? ना इनके मानसिक स्थिति में कोई कमी है? आप देखिए, राजनेता बन गई, आप टीवी एंकर बन गई, आप सामाजिक कार्यकर्ता बन गई, इसके अलावा अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग काम कर रहे हैं, तो कहीं पे भी मानसिक रूप से कोई कमी नहीं है इनके अंदर, लेकिन क्यों ऐसा समाज को लगता है कि वो उनके साथ घुल मिल नहीं सकते? अमृता, जिस दिन ये जजमेंट हमने अखबार में पहली बार पढ़ा तो मुझे बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स हुई। सबसे पहली बार तो मुझे शर्म आई अपने ऊपर कि मैं 30 साल से वकालत के पेशे में हूँ, मैं 30 साल से कानून पढ़ रहा हूँ, सैकड़ों बार मैंने फॉर्म्स फिल किए होंगे कि मादा हो कि नर हो, मेल हो कि फीमेल हो, और कभी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि जो न नर है न मादा है उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। मुझे बहुत बेहद शर्मिंदगी हुई, और आज आपके माध्यम से मैं उस हर कानून जानने वाले व्यक्ति के बिहाफ पे इस देश के इन सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और दूसरी फीलिंग मुझे जो हुई वो ये हुई कि मैंने
बड़ा मुझे गर्व महसूस हुआ कि मैं उस कानून के स्ट्रक्चर का हिस्सा हूं जिसने कि ये जजमेंट दिया। बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ये पूछता है कि तुम नर हो या मादा हो। मेरे वो अब नहीं पूछता है इस बार से अब नहीं पूछता। मैं आ रहा हूं उस पर। और वो तीसरा खाना लिखता है अदर्स। ये अदर्स क्या होता है? हम एक व्यक्ति अगर नर या मादा नहीं है तो वो क्या व्यक्ति नहीं है, वो अदर है। हमारा जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, हमारी जो एक मानसिकता है वो ये है कि हम ऐसा समझते हैं। मेरी वाइफ ने जब वो न्यूज पढ़ी तो उन्होंने कहा हम ऐसा समझते रहे हैं कि इनका काम तो बधाई देना ही है। हमने कभी ये बात सोची नहीं, हमारे दिमाग में नहीं आई ये बात कि इनका तो काम ये है कि जब हम खुशी होगी, अमित जी, कोई खुशी होगी तो ये आके ताली बजाएंगे। सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको अधिकार देने की बात कह दी, लेकिन समाज उनको उनका हक, उनका अधिकार, उनकी हिस्सेदारी कब दिला पाएगा? एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपसे भी चर्चा जारी रखेंगे। एक ब्रेक। तो आज हम बात कर रहे हैं उस थर्ड जेंडर की जिनको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जरिए अपनी पहचान मिली है और अब वो हमारे आपके सामने हैं एक नई पहचान के साथ। हालांकि वो हमारे बीच युगों से, जन्मों से रहे हैं और हमारे हर शुभ काम में वो हमारे साथ रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम सब लोगों को, जैसा अमित खेमका साहब बता रहे थे कि हम सब लोगों को ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच भी हैं मगर हमसे दूर भी हैं। ये जो हमारे साथ समायोजन, यानी समाज के साथ समायोजन करने की बात थी, वो कैसे आएगी? देखिए, कुछ बातें बहुत सुखद होती हैं। जहाँ लक्ष्मी जी इसमें एक पिटिशनर थी, वहाँ इस केस में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी एक पिटिशनर थी। और ये कितनी, आप देखिए PIL में, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, एक गवर्नमेंट की बॉडी, एक बॉडी जिसे गवर्नमेंट ने एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया है, वो लोगों के अधिकारों के लिए कचहरी में जाए और कोर्ट में जाए और लड़ाई करे। कितनी सुखद बात है। पर उसके लिए भी हमें मेहनत करना पड़ा ना। मैं मानता हूँ आपने 67 साल मेहनत की है। नहीं, 67 साल नहीं, बहुत यंग मूवमेंट। आजादी के बाद पिटीशन का देखिए, नालसा, जब नालसा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, मतलब ये लोगों ने मेहरबानी नहीं की हमारे पे, ये भी बात मैं बताना चाहती हूँ। अल्तमश कबीर जब चेयरपर्सन थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तब हमने 4 रीजनल विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ 4 रीजनल 2 नेशनल कंसल्टेंसी करी, जहां पे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को बुलाया गया। बाकायदा मिस्टर चंद्रा सेक्रेटरी थे और हमने बैठ के, तो चंद्रा जी मूव हो गए, मेरे बाजू में बैठे थे। और जब नेशनल लास्ट जब हुआ, सब डिसेमिनेशन हुआ रिपोर्ट्स का, अल्तमश कबीर जी बैठे थे और मुझे पता ही नहीं कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाजू में बैठी हूँ और मैं बोली जा रही थी, अब देखो ये ऐसे करेंगे, इनका काम ही है बोलना। और मुझे पता ही नहीं, पूरा दिन वर्कशॉप चल रहा था। तो और वो मुझसे, अल्तमश जी पूछ रहे थी हिजड़ों की इश्यूज क्या है, और मैं बता रही थी। वो बुजुर्ग थे, वो वेरी काम फेस इंसान, तो मैं उन्हें बता रही थी। और जब वो स्टेज पे गए एंड ऑफ द डे, आई सेड यू आर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुझे पता ही नहीं चला। और वहां से उन्होंने कहा, मैं बोली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर सबसे ज्यादा होती है सर। और वो ही बिकम्स द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज। तब ये डिसाइड हुआ कि नालसा हमारे साथ विल पेटिशन PIL एंड ये प्रोसेस हुआ था। और इसके पीछे अकेले हम नहीं, अकेली लक्ष्मी नहीं, मेरे साथ अर्नेस्ट है, गौरी है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, आनंद ग्रोवर है, और कहीं ना कहीं जिस संस्था का नाम कभी नहीं आएगा और मैं राज्यसभा टेलीविजन के थ्रू, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनके जो लिज ग्रांडे, अलका नारंग ने, ये लोगों ने बहुत वाइटल, ये सिविल राइट मूवमेंट, सबसे यंग सिविल राइट मूवमेंट है भारत का। मैं बात कह रहा था कि देश में कानून के बारे में जानकारी फैलाने का काम, लोगों को कानून के बारे में जानकारी देने का काम भी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का ही एक्ट के अंतर्गत है। वो प्रीमियर बॉडी है जिसका कि ये काम है। तो जब ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इसमें इन्वॉल्व है और ये जजमेंट उनके कंसर्न से आया है, तो मुझे पूरा उम्मीद है
कि उनके जो लीगल क्लिनिक्स चलते हैं, उनके जो पूरे देश में एक पूरा का पूरा नेटवर्क है, डिस्ट्रिक्ट तक नेटवर्क अवेलेबल है, तो वो इसके ऊपर भी काम करेगा। तो ये एक टूल होगा जी। और दूसरा टूल लक्ष्मी जी और रोज और शबनम मौसी जैसे लोग, हाँ। और मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे लोग भी अब, अभी तक नहीं लेकिन अब जानकारी दें तो बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ेंगे। नहीं, लेकिन ये लोग तो अपने जीवन में खुद एक मिसाल हैं दूसरों के लिए और तमाम उस वर्ग के लिए जो अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं उपेंद्र जी एक मिनट इनको वो कंप्लीट कर दूं। जो आप टोल बोलते हैं, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने 4 साल पहले ये GR पास किया था कि हर एक जिले तक किसी किन्नर या किसी ट्रांसजेंडर को लीगल एड चाहिए वो फ्री मिलेगा, और वर्कशॉप होना चाहिए एवरी ईयर इन दैट डिस्ट्रिक्ट। एक वर्कशॉप होना चाहिए कि किन्नरों के इश्यूज को लेके वो बातें फैलाए। कोई डिस्ट्रिक्ट ने नहीं किया, ना कोई एजेंसी लीगल सर्विस अथॉरिटी ने असल में मैं उसी सवाल पे आना चाहती थी उपेंद्र जी। दरअसल बात ये है कि आज इनके संघर्ष, इनके पिटीशन, इनके तमाम कोशिशों के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन्हें एक हक मिल गया है। क्या ये नहीं लगता आपको कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या करके इनको अधिकार दिया है, वो दरअसल काम तो संसद का था? देखिए, ये जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व वर्ग अभी है, राजनेताओं का जो वर्ग है, ये लगता है समाज के बारे में इसने सोचना ही बंद कर दिया है। एक समय था कि राजनीतिक में से एक बड़े बड़े समाज सुधारक भी निकले। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इन्होंने महिला अधिकार के लिए कानून मंत्रालय का जो पद था उसको छोड़ दिया। वो हिंदू कोड बिल बना करके हिंदू महिलाओं को अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी में राइट दिलवाने के लिए बिल बनाया था। एक हिंदू एक ही शादी करे, इसकी व्यवस्था थी। विरोध हुआ, उन्होंने कानून मंत्रालय को छोड़ दिया। तो उसके बाद आप देखिए नहीं, फिर है कि महिलाओं का जो विकास हुआ है 100 साल में, तो जो थर्ड जेंडर है इसका क्यों नहीं हुआ? तो जाहिर है कि इसके बारे में हमारा जो नेतृत्व वर्ग है किसी ने सोचा ही नहीं किसी को, क्योंकि बाद में धीरे धीरे लोकतंत्र जैसे जैसे आगे बढ़ा तो लोगों की एकमात्र चिंता रह गई कि सत्ता हासिल करो। सत्ता हासिल करने के लिए जो वोट बैंक पॉलिटिक्स शुरू कर दिया, मतलब कि उस समुदाय का जिसके पास ज़्यादा वोट है उसकी चिंता करो, जिसके पास कम वोट है। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि इनको एक तो राजनीतिक वर्ग है जिसने वोट की पॉलिटिक्स की, इसलिए वो पिछड़ गया, लेकिन एक हमारा अपना समाज भी है, उसने भी कभी ख्याल नहीं किया। मैं हमारे जो समाज का जो वर्ग है, नेतृत्व वर्ग है समाज का, वो राजनीतिज्ञों के हाथ में चला गया। आजादी के पहले आप देखिए कि बड़े बड़े समाज सुधारक हुए, आजादी के बाद क्यों नहीं हुए? क्योंकि आजादी के पहले राजनीति इतनी ज्यादा नहीं हो रही थी, क्योंकि पॉलिटिकल पावर जो था वो अंग्रेजों के हाथ में था। जैसे ही अपने लोगों के हाथ में पॉलिटिकल पावर आया तो आप देख रहे हैं कि सामाजिक सुधारकों का टोटा पड़ गया जी। जो तो ये सामाजिक सुधार नहीं हुए, सामाजिक सुधार नहीं हुए और राजनीतिक वर्ग ने उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया, इसलिए इन जैसे लोगों को संघर्ष करके अपनी लड़ाई अदालत से जीतनी पड़ रही है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट इशू उठाया है कि क्या ये जजमेंट काफी है? हाँ, क्या ये तो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखा था, इसलिए अधिकार तो सबको पहले से बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा जी। लेकिन यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन में भी उन लोगों को उस तरह के अधिकार नहीं थे कि वो अपना तो जेंडर ये कानून में तो मेरे लिखा था, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, लेकिन मैं इस बात को कभी परवाह नहीं कर रहा था। हम सब लोग यहाँ पर हम इस बात की परवाह नहीं कर रहे थे। क्यों? कि वो प्रोविजन टूथलेस था, क्योंकि आज जजमेंट जो आया है वो भी टूथलेस है। ये जजमेंट में भी अगर ये कोई करे तो उसके लिए क्या सजा है? जजमेंट तो नहीं कहता, तो ये तो कानून ही बनाना पड़ेगा। आज उन्हें इनको वोट बैंक ही समझ के चाहे, ये समझ ले कि ये कम्युनिटी वोट बैंक है, चाहे उस वोट बैंक के लिए ही इस जजमेंट के आगे अगला स्टेप ये है कि एक कानून बने। हालांकि सभी राजनीतिक दलों से इस फैसले का स्वागत किया गया, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस मसले को लेकर वो ज्यादा संवेदनशील होंगे। लेकिन मैं आपके जीवन के संघर्षों पे बात करना चाहती हूँ शबनम मौसी जी। दरअसल एक तरफ तो हमारा समाज है, राजनीतिक वर्ग है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, या कानूनी अधिकारों की बात है, लेकिन दूसरी तरफ आपका भी एक समाज है। जो बच्चे जिनकी परवरिश नहीं हो पाती है या जिनके परिवार वाले उन्हें छोड़ देते हैं ये मान के कि ये
आगे वंश नहीं चला सकता है, उन बच्चों की परवरिश कैसे होती है, कैसे वो आगे बढ़ते हैं, कैसे पढ़ते लिखते हैं, उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी कैसे, आपका समाज किस तरह का है, मैं ये जानना चाहती हूं। देखिए, हमारा समाज इस तरीके का है, जैसे आप कह रही हैं कि कोई बच्चा अगर किन्नर पैदा हुआ है तो वो कैसे जिएगा। वो जब तक अपने पैरों पे चलने फिरने के योग रहता है तब तक तो अपने माँ बाप के पास ही रहता है। उसके बाद वो जिस तरीके से जब उसको होश आता है, वो घर के बाहर जब निकल जाता है, किन्नरों के हाथ भी लग जाता है, किन्नरों के हाथ लग जाता है, जहाँ उसके मतलब उसका जैसे स्कूल है, उसका संस्था है, उस संस्था में पहुंच जाता है, उस संस्था में ट्रेनिंग ले लेता है, और फिर अगर उसको पढ़ने का शौक है तो पढ़ता भी है। वो तो संस्था कैसे चलती है? किन्नर लोग खुद पढ़ाते हैं, किन्नर लोग खुद उसको पढ़ने भेजते हैं, अगर उसको इच्छुक है, कोई नाचने के इच्छुक है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ आपसे, मुख्य बात जब आपने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, ठीक है, जजमेंट दिया, जब तक हमारे प्रदेश के राजनेता हैं और नेता लोग और प्रदेश के मुखिया लोग, जब तक हम लोगों को वो लोग हाथ में नहीं लेंगे, तब तक हमारा बदलाव होना संभव नहीं है। यू डोंट एग्री? व्हाई? मतलब देखिए, मैं राजनेता के पास नहीं जाऊंगी कभी भी। आई बिलीव, मैं अपने न्याय प्रणाली में विश्वास रखती हूँ, और एक मैंने जिंदगी में, मतलब शबनम मौसी जी तो हमसे बहुत बड़ी हैं। बताया संसद में ये मुद्दा उठाना चाहिए था, लेकिन ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि किन्नर ने अकेले मिलकर, किन्नर समाज ने इस बात की पहल करके सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन मेरी चिंता उससे ज्यादा आगे की है। वो चिंता ये है कि वो सोसाइटी में कैसे एक्सेप्टेबल। मैं बताती हूँ ना आपको, सबसे पहले परिवार में देखिए, सोसाइटी सेकंड स्टेप है। मैं बोल रहा हूँ कि जो असली जो समस्या होती है वो सोसाइटी में बाद में होती है, पहले समस्या परिवार में होती है। एक बात परिवार में जो उसको मैं आती हूँ ब्राह्मण फैमिली से, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली, गोरखपुर हमारी पैतृक, हमारे पिताजी बम्बई आ गए, मैं सो कॉल बड़ा बेटा, मेरे से बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। और जब मेरी सेक्सुअलिटी में बचपन से ही बहुत फेमिनाइन थी, बहुत सब कुछ था मेरे अंदर, औरत भी शर्मा जाए इतना। हमारे इधर मुझे डांस करने का बड़ा शौक था। मेरे स्कूल के टीचर, मैं बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ी, पर मेरे पिता और माता को हमेशा ये था कि बच्चे को संभाल नहीं पाए, बच्चा हिजड़ों जैसा करता है, बच्चा ऐसा करता है, बच्चा वैसा करता है। पर मेरे माँ बाप ने बहुत कोशिश की, बाद में ये बोले कि इसकी शादी करा दो। मैंने कहा मैं अपनी जान दे दूंगी, नहीं तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगी। लेकिन तब तक आपके माँ बाप को ये नहीं पता था कि आप एक थर्ड जेंडर हैं? नहीं, मतलब द सेक्स असाइंड एट बर्थ मेल और फीमेल ही होता है ना। डॉक्टर के मन में हो गया मेल हो गया, तो और डॉक्टर के मन में हो गया फीमेल हो गया। अब वो तो डॉक्टर के हाथ में है ना। अब तो ये हमारे हाथ में आया है कि हम रिकॉग्नाइज करें। मैंने पढ़ाई की, मैं डांसिंग स्कूल चलाई। आज भी मेरे कुछ बच्चे मुझे सर कहते, कुछ बच्चे मुझे मैडम कहते हैं, है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मेरे समाज में एक वक्त आया जब हम गांव गए तो लोगों ने यहाँ तक कि क्या कि बच्चे को ख़त्म कर दो, कलंक मिट जाएगा। 14 पीढ़ियों में कोई हिजड़ा पैदा नहीं हुआ हमारे खानदान में, ये कैसे हो गया? तब हमारी माँ ने कहा देसी घी का लड्डू टेढ़ा ही सही, मेरा बच्चा है वो मैं देखूंगी। मेरे पिताजी ने एक बार, मैं अपने पिताजी से बात नहीं करती थी, रूपा जब BBC की, उन्होंने आंगन के पार एक रेडियो आता था, वहाँ पे पहली बार मैं दिल्ली आ जाना पड़ा। HIV एड्स का कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग था, मैं भाग के कोफी अन्नान का विजिट था, मैं भाग के आई। रूपा जहाँ बिहार की थी और हम गोरखपुर के, तो बात करते करते मेरे पिताजी से माइक चालू थी, बोले कि आपका बेटा हिजड़ा हो गया, आपको कैसे लगता है, आप ब्राह्मण और आपके समाज क्या कहता है? मेरे पिताजी ने तब कहा, और तब से मैं अपने पिताजी को सबसे बड़ा मर्द मानती हूँ। और आज वो नहीं है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उनकी आत्मा मेरे साथ है। उन्होंने ये कहा, कोई अनपढ़ भी हो या सभ्य समाज अपने बेटा या बेटी के बेडरूम में जाके नहीं देखते कि वो क्या कर रहे। तो मेरा बच्चा तो एकदम नॉर्मल है और वो अच्छे काम भी कर रहा है, और मैं वो बेडरूम में क्या कर रहा है और वो कैसी जिंदगी जी रहा है वो उसकी जिम्मेदारी है। लक्ष्मी के पिताजी के लिए तो आज, थैंक यू, आज जब मेरे माँ बाप ने मुझे छाती गले जैसे लगाया, मैं हिजड़ों में भी हूँ, मैं अपने गुरुओं के साथ भी रही हूँ,
वहां पे भी क्या होता है, तो जब बच्चा आज एक अचानक बच्चा पैदा होके जो होमोफ्रोडाइट होते हैं बहुत कम होते हैं। आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही अपने उदाहरण के जरिए। मुझे लगता है कि अगर सारे पेरेंट्स ऐसे हो जाते तो शायद जो अलग से पहचान, जो रोज बोलती हैं, जो रोज की समस्या है वो सामने नहीं आती। लेकिन रोज मैं आपसे भी जरूर जानना चाहूंगी, इनके फादर ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, इनके पेरेंट्स ने इनको वैसे ही पाला जैसे दूसरे पेरेंट्स पालते हैं अपने बच्चों को, लेकिन आपके पेरेंट्स के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? So when I first came out, see, I was in the United States, I was a student there, and I came out to my parents on the phone, and they were all so shaken and shattered. My mom cried and cried for weeks, and it seems that she went to various psychiatrists trying to find out how she could change me into being a man, and so that she could marry me off. So when I returned, it seems that the doctors have told her that, you know, it is possible to change your child by electric shocks, whatever kind of treatment or medicine, whatever. So just wait for your child to come back and then bring your child to me. Then I will do some magic to whatever change. So that was their mindset. So once I returned, they even set up a marriage for me and arranged wedding with a. It was a boy or a girl? I wish it were a boy though. Yeah, then what happened? So, I mean, I had to fight, and you know what? This whole drama of the marriage went on for 2 years, and by which time I had already grown my hair and I started using hormones and I started developing breasts. And they wanted me on stage with another woman, me looking like a woman. Can you believe it? And then what happened? I went to the family of that girl and I stood before some 20-30 elders and I revealed to them, look, I don't want to marry your daughter. Your daughter is beautiful. You have educated her well. Better find her a man. And I'm not that. Because my life is... What was their reaction after that? Shock. Open-mouthed. It's been 7 to 8 years since all that drama happened. Now I can see some level of acceptance from the younger generation. Now it is such that my cousins, my sister, they can't, you know, be without me, in the sense that we all go and hang out and we have a lot of fun. But it's only the elder generation that are like, has oh, they don't accepted you? Your parents are accepted. That's what I'm saying. My father is much like her father. He was like, okay, so what? My son is doing some good stuff. He's trying to make something negative into positive. So why do you make such a big issue out of this? Is what he said to my mother. But my mother is the one that doesn't want to accept me. She doesn't want me to come home. She doesn't want me to be seen in any family or social gatherings. I'm someone that brings ill repute to the family, so I should be completely out of their sight. यही होता है ना सबसे बड़ा कि बेटे की शादी किससे होगी, बेटी की शादी कहाँ से होगी, अगर एक हिजड़ा घर में है। पेरेंट्स अगर इस सच्चाई को एक्सेप्ट भी कर लें तो जब वो यंग होते हैं या जब वो युवा हो जाते हैं बच्चे, तब उनके सामने सबसे बड़ी नैतिक समस्या आती है और उसको कैसे आप मतलब इस फैसले के जरिए दूर किया जा सकता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं थर्ड जेंडर्स की स्थिति पर देश में। उपेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी तरफ से फैसला सुना दिया और फैसला भी हमारे संविधान के मुताबिक ही सुनाया गया है। मुश्किल ये है कि अब तक हम लोग उसको एक्नॉलेज नहीं करते थे, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम एक्नॉलेज कर रहे हैं। सोसाइटी कैसे इसे देखेगी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इन थर्ड जेंडर्स को समाज में समायोजन के लिए, इंक्लूजन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुझाव दिया गया है कि उनके एजुकेशन, उनके जॉब्स, उनके जो दूसरे नागरिक अधिकार हैं उसको सुनिश्चित कराएं सरकारें और हमारा समाज, वो क्या हम उसको कर पाएंगे? क्या इतनी खुले दिल से, इतने उदार मन से समाज ये सारे हक इनको देने के लिए तैयार है? जो फैसला है, फैसला का दो भाग है। एक तो है कि मान्यता देना, इनके अस्तित्व को एक अलग रूप से मान्यता देना, और दूसरा है इनके हक। तो हक में जो ओबीसी कैटेगरी में रख दिया गया है, ये हमें लगता है कि इनके साथ ज्यादती हुई है। नो ओबीसी में नहीं रखा गया है। हाँ, ओबीसी में नहीं, इट इज नॉट रिटन ओबीसी, लिखा हुआ है अदर बैकवर्ड क्लासेस लिखा हुआ, अदर बैकवर्ड क्लासेस नहीं, मानिए ना मेरे हाथ में तो वो जी नहीं, वो है, फिर बाद में बात कर लेंगे। वो जो ओबीसी में रखा गया, इसमें दोनों तरफ से ये गलत है। एक तो ओबीसी के लिए भी गलत है कि ओबीसी बना है, एक उसका अपना प्रोविज़न है, संविधान में उसकी व्यवस्था है,
उसके लिए कमीशन नहीं, बना था। ओबीसी में नहीं रखा हुआ है ना। दरअसल ओबीसी कैटेगरी के तहत नहीं, ओबीसी में नहीं रखा गया है, ये लिखा गया है 3 नंबर पे, वी डायरेक्ट द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट to take steps to treat them as a social and educationally backward class of citizens. सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को ही ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं। इसीलिए जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको ये लग रहा है कि दरअसल उनके अधिकारों में कहीं हस्तक्षेप तो नहीं हो जाएगा। अधिकारों में अभी तक को हस्तक्षेप का सवाल नहीं उठता है। इसमें यह है कि उसको जो जिस प्रिंसिपल पर ओबीसी बना हुआ है उस प्रिंसिपल को आप डाइल्यूट कर रहे हैं। तो ये जो डाइल्यूट कर दिया गया है ये बहुत खतरनाक है। और दूसरा है कि चूंकि ओबीसी में एडवांसमेंट का लेवल हाई है तो उसके लेवल पर ये लोग जाकर कम्पीट भी नहीं कर पाएंगे। तो इससे इनको ओबीसी कैटेगरी में, या कहीं ओबीसी डर तो नहीं रहे हैं इस फैसले से? ओबीसी नहीं डरेंगे। देखिए ओबीसी इनके कारण नहीं डरेंगे, हाँ प्रिंसिपल डाइल्यूट हो रहा है उसके कारण डर लग सकता है, लेकिन ओबीसी के साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ओबीसी का जो एजुकेशनल लेवल है वो हाई है। वो तो इतना हाई है कि उसके अंदर जो माइनॉरिटी है मुस्लिम है वो बोलने कि हमको अलग कर दो। एजुकेशनल लेवल इनके बीच में ठीक है, थर्ड जेंडर्स के बीच में उनको तो कम से कम आने का मौका नहीं, उनको अलग से देना चाहिए मेरा मानना है। जैसे कि महिलाओं के लिए आपने अलग आरक्षण दिया है, 50% आज तक मिला नहीं। 50% आरक्षण मिल रहा है लोकल बॉडी में, महिलाओं के लिए आरक्षण नौकरियों में और शिक्षा में नहीं, लोकल बॉडीज में पंचायतों में मिल रहा है आरक्षण। उसी तरह से इनको आप जो थर्ड जेंडर है पंचायतों में आरक्षण की बात उपेंद्र जी अभी बहुत आगे की बात है। उनको तो शिक्षा में, नौकरी में, समाज में अपने महिलाओं का जो भी समाज अगर उत्थान होना चाहिए समाज का, तो मैं कहती हूँ जिसके लिए हम लोग लगाए सुप्रीम कोर्ट, एजुकेशन सबसे बड़ा। आज मैं पढ़ी लिखी थी तो मुझे मेरा हक पता था। आज बहुत सारे बच्चे, मेरी एक चेला है जो 2nd ईयर लॉ कर रही थी और बाद में वो ट्रांजिशन हुई, उसने तो बोले कि अब वो उसी पीरियड में भी उसको इतना टॉर्चर फेस करना पड़ता था, वो दिल्ली में पढ़ती थी, कि लोग उसका जीना मुश्किल कर दिए। वो 1 साल बम्बई में आई, मैं बोली बेटा मैं करती हूँ, तब तक उसका पढ़ाई, और कोई कितना भी पढ़ ले। आज एक बात बताइए, कोई मैं कितना भी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने भरतनाट्यम में पोस्ट ग्रेजुएट किया, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, मैं कमर्शियल डिप्लोमा करी हूँ, आज मुझे काम नहीं मिलता। कौन काम देगा? हिजड़ों को कोई भी काम नहीं दिया, और एंड में क्या है, हिजड़ा बधाई पे जाए। बधाई तो मेरी परंपरा है, वो तो उसको मैं सम्मान करती हूँ, नहीं तो हिजड़ा सिग्नल पे खड़े होकर भीख मांगे। यही सबसे बड़ा सवाल है। आपने एक बहुत सबसे बड़ी बात, तीसरी चीज आप तो भूल रही हो, मुझे बोल लेने दीजिए। तीसरा है कि शरीर बेचे, ये 3 सिवा के बाद और कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हाउ यू हैव लाइफ विद डिग्निटी। आज मैं सम्मान से एक मनुष्य कैसे जीऊं। आज मैं कहती हूँ कि समाज में अगर सेक्स वर्क में हमारे किन्नर लोग हैं, अपना देह बिक्री में है, वो क्योंकि समाज ने फोर्स किया है। मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज करी, मैंने डॉक्यूमेंट्रीज इंटरनेशनली फेमस करी हूँ, मैं खुद डांस क्लासेस चलाती हूँ। हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। आज हमारे में कला थी, आज हमारे में हिम्मत थी, तो इन्होंने अपनी कमाई का हिस्सा समाज में लगाया, तब उस समाज ने उनको अपनाया। वैसे आशा देवी मेयर बनी, वो अब गुजर चुकी हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स तो हैं, पर मेरा क्या ये मानना है कि ये जजमेंट जो मेरे हाथ में भी है और मैं अपने साथ लेके जब से ये आया हुआ है तब से लेके घूम रही हूँ, बाय हार्ट करना चाहती हूँ कि मैं ब्यूरोक्रेट से लड़ूं कि ऐसे ऐसे जीआर पास हो, एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा, पर कल के दिन वो रेप लॉज या ईव टीजिंग में या रैगिंग के लॉज में ये सब चीजें एकदम अच्छी तरीके से आना चाहिए कि इंसान को अगर कोई किन्नर है या ट्रांसजेंडर है या कोई औरत जो मर्दों जैसी है, ट्रांस मैन है, उनकी जिंदगी दूभर नहीं होनी चाहिए, उनके हकों का संरक्षण होना चाहिए। ये पूरा फैसला उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए ही है। लेकिन सवाल ये है कि जब हम, जैसे इन्होंने कहा, जो सबसे प्राथमिक चीज है जब आप एजुकेशन में जाते हैं, फिर इसके बाद जब आप नौकरी में जाते हैं, क्या हम आप जैसे लोग, इन्होंने कहा कि आपके यहाँ तो कोई नौकरी देगा क्या या है क्या, सवाल उठाना उनका लाजमी है। क्या हम जैसे लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या हमारा समाज एक्सेप्ट कर पाएगा? क्या हम इनको अपनी उस सोसाइटी में जहाँ पर ये काम कर रही हैं उतनी एक्सेप्टेंस है जितनी हमें और यहाँ पे बैठे तमाम दूसरे लोगों को है? अमृता, ये सिर्फ शुरुआत है। हाँ। और हमें बहुत कुछ करना बाकी है। जैसा कि मैंने कहा, एक कानून लाना पड़ेगा, जिस तरह से कि SC/ST एक्ट है फॉर एग्जांपल, जिसमें कि अगर आप किसी शेड्यूल्ड कास्ट को या शेड्यूल्ड ट्राइब को किसी भी तरह से बेइज्जत करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई कटाक्ष करते हैं, तो उसके लिए एक पनिशमेंट है। हमें हमारे कानून
जो पार्लियामेंट है उसको एक एक्सप्रेस कानून लाना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो स्टिग्मा की है, जो ब्रांडिंग की है कि आप ये हो, आप ऐसे हो। सहमत हैं इनकी बातों से। तो आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि उन सभी लोगों के को ये क्रिमिनल ऑफेंस बनाना होगा कि जो भी व्यक्ति इस तरीके की कोई भी तोहमत किसी भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर लगाता है वो पनिशेबल होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए। आज समाज के ज्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम कि एक जेंडर न्यूट्रल व्यक्ति किस तरह से फील कर रहा है, क्या उसकी क्या फीलिंग है, उसकी भावना क्या, उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों ऐसा फील कर रहा है, वो क्या उसकी बॉडी में हो रहा है जिसकी वजह से कि वो जेंडर न्यूट्रल है, वो मेल या फीमेल नहीं है। तो ये एजुकेशन हमें बचपन से देनी होगी। उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि अगर मुझे ये पता हो कि ये कैसा फील कर रहे हैं तो मैं इनके साथ रिलेट कर सकता हूं। दूसरी बात ये कि अगर मेरे साथ ही ऐसा हो, एक बच्चे के साथ जो स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, उसे अभी तक पता नहीं है कि आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम, तो हो सकता है वो प्रॉब्लम किसी और रूप में सामने आ रही हो, प्रॉब्लम ये हो और पता चल रहा है वो बच्चा कुछ और समझ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब तक आप वो सेक्स एजुकेशन नहीं देंगे तो बच्चा कैसे आइडेंटिफाई करेगा। और तीसरी चीज, हमें आप लोगों का, मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि हमें इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म दिया जाए, इनको ज्यादा से ज्यादा, जैसा कि लक्ष्मी जी ने कहा, मुझे बात कहने दो। हम इस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक बहसें करते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो समाज के हर वर्ग से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर समाज में हमें आपकी स्वीकार्यता बढ़ानी है तो हमें आपकी बातों को समाज तक पहुंचाना भी जरूरी है, और इसीलिए आज हम इस बहस को कर रहे हैं। लेकिन रोज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, यू आर वर्किंग विथ विप्रो। When you actually play this out, please bleep that word Wipro. I didn't face this much of discrimination at all, because as it is, this particular industry has very few people who have those skills to deliver to the new trainees. Like fluency training is not easy, communication training. So I had those skills that they required. They interviewed me, and then they don't have any problem with your gender. None. And your I colleagues, didn't face anything. And what is your colleagues' behavior? Yeah, when I actually go and train before some 40 trainees, 50 trainees at once, initially there is some kind of murmuring. Initially, a very few of them are not sure how to address you. But then day one passes and they start loving you. I mean, throughout the day, it's like, I mean, then they're like, ma'am, we love your class and all that stuff. So you are getting love with all other... yeah. Amrita, there is one more aspect to it. She is dealing with educated and younger masses. Among younger people, these kind of repulsions are much lesser. And they are, most of them are educated people. So it, as she herself said, that she is not facing any problem in the younger generation of her family, but she is facing the problem with the older generation. I just want to make another point here, and Lakshmi Narayanan was also trying to point that out. It's because I live in Tamil Nadu, and Tamil Nadu has the Transgender Welfare Board and a quite progressive. 2009 we are a progressive Rose state. Is a very famous person, and now in Karnataka there is this Maharashtra government is coming out with lot many things. The women's policy में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने औरतों के साथ सेक्स वर्कर औरतें और ट्रांसजेंडर किन्नरों का एक अलग अलग चैप्टर बना के कैबिनेट से पास हो गया। वहाँ पे भी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बन रहा है। देखिए, एक दिन में समाज नहीं बदलता। आप सती प्रथा के लिए भी, अगर मैं वापस सती प्रथा पे लेके आती हूँ कि औरतों को आज आरक्षण बोलते, ये हमारा पार्लियामेंट का आरक्षण 33% पार्लियामेंट औरतों को नहीं दे पाए। आपकी जो समस्याएं हैं वो वर्षों की समस्याएं हैं, उन पर एक दिन में इस बहस के जरिए हम कोई समाधान भी नहीं निकाल सकते। नहीं, पर एक बात है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने मैं आपको बात ही नहीं करने दूंगी, ये मेरा मंच है। नहीं, आप बेशक बात कीजिए, मैं एक और ब्रेक के बाद लौटूंगी तो आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा। लेकिन बात ये है कि आप हैं, आप तीनों लोग अपनी सोसाइटी में एक मिसाल हैं, एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल हैं। लेकिन आप जैसे अपॉर्चुनिटी तमाम उन जैसे लोगों को नहीं मिल पाई है जो अभी
भी संघर्ष कर रहे हैं। ये कानून का जो हक उनको दिया जा रहा है, या हम कहें कि संवैधानिक हक जो उनको दिया जा रहा है, हो सकता है ये उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सके आने वाले जनरेशन। हाँ, तो हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद लौटते हैं, तो आप सबसे भी बात। लक्ष्मी जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। एक जिम्मेदारी समाज की है, वो समाज आप लोगों को कैसे अपने अंदर समाहित करेगा, कैसे आपको आपकी पहचान के साथ स्वीकार करेगा, लेकिन एक जिम्मेदारी आप लोगों की भी है कि आप लोग समाज को यूनाइट करने के लिए क्या करेंगे, या हम कहें कि आपके बारे में जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं समाज के अंदर, जैसे हम अपने बच्चों को उनके साथ छोड़ देंगे तो वो भी वैसे ही हो जाएंगे, अगर हमारे बच्चे उनके पास चले जाएंगे तो वो उठा के ले जाएंगे, उसको हिजड़ा बना देंगे, या कुछ तरह तरह की भ्रांतियां, या वो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हैं। इस तरह की जो भ्रांतियां हैं उसे तोड़ने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या किया? देखिए, सबसे पहले बात, ये भ्रांतियां और ये मिथ्स और मिसकंसेप्ट्स ये समाज ने ही बनाया, हमने नहीं बनाया। आज मेरे पूरे एरिया के, मतलब मैं डांस क्लास चलाई हूँ, छोटे छोटे 2.5 साल के बच्चे, लड़के लड़कियाँ मेरे गोद में खेले हैं और आज भी बड़े बड़े हो गए हैं। आज उनके बच्चे भी कहते हैं कि स्टार्ट कीजिए तो ये कीजिए। बट द प्रॉब्लम इज कि हम तो चलेंगे 10 कदम। आज ये लड़ाई के भी लिए, लड़ने के लिए हमें गवर्नमेंट की प्रणाली को यूज़ करना पड़ा, और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के लोग जब वहाँ पे जिन्होंने ये स्टार्ट किया, उनका मन उदार था और उनके वजह से आज डाउन द लाइन वो उदार होते गया है। सबसे बड़ी बात है, हम तो चाहते ही कि हमें इज्जत मिले, सम्मान मिले, प्यार मिले, पर समाज कितना तैयार है? समाज हमें देने के लिए भी तैयार नहीं। आज कहते हैं कि हिजड़े ताली बजाते हैं, हिजड़े नंगे हो जाते हैं, हिजड़े बड़ा बुरा कहते हैं। अब वो हिजड़े तो कहाँ समाज से आए हैं, वो तो आप ही के आंगन से आए ना, 7वें आसमान से तो मुझे किसी ने टपकाया नहीं है। आज उसी बच्चे को घर में से निकाल के फेंक देते हो। आज वो बच्चा कमाने लगता है तो उसकी हरी हरी नोटों से प्यार हो जाता है, पर उस इंसान से नहीं प्यार होता है जी। आज अगर कोई हिजड़ा कहता है कि मैं अपने परिवार के साथ हूं, ये हर पल, वो जब घर से निकालने के बाद अगर वापस एक्सेप्ट करते तो वो हर पल हर रिश्ता खरीदता है, हर रिश्ते की कीमत चुकाता है वो। हर एक रिश्ते की कीमत चुकाते हैं सिर्फ प्यार पाने के लिए और इज्जत पाने के लिए। तो हम तो तैयार हैं और हमारा समाज तो एकदम ऐसा एकजुट है। मैं साउथ में भी रोज को फोन करेगी तो वो बंबई भाग के आएगी, शबनम मौसी भी आएंगे और सब लोग आएंगे। हमारा इतना यूनिटी साथ में है, हम तो बदलने के लिए तैयार हैं। और ये कानून जो है, जो जजमेंट आया है, मैं कहती हूँ आज ये मेरे लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा, पर आने वाले जनरेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। हम बदलने के लिए तैयार है, हम 10 कदम चलेंगे आपके साथ, पर आप 1 कदम तो चलिए। जी, आप बदलने के लिए तैयार हैं, लेकिन समाज है कि नहीं? जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मेरा आपसे क्वेश्चन था, जैसे आपने इतनी लड़ाई करी, मतलब अपना राइट पाने के लिए आपने इतनी सारी मेहनत करी, तो बेसिकली बहुत लोग आए होंगे बीच में जिन्होंने आपको रोका होगा। तो जब आपको रोका गया था तो आपने उससे कैसे डील किया? बेसिकली जब होता है कि हमें पता होता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें अपने राइट चाहिए, हमें हमारा मन करता है कि भाई हमें हमारा राइट मिले, तो बहुत सारे लोगों ने आपको रोका होगा, तब आपने उस चीज़ को कैसे डील किया? बेटा, आप बदक को जानते हैं ना, डक कहते हैं, डक। मैं डक बन गई थी, मुझ पे कितना भी पानी डालो वो पानी ऐसे ही चिपकता नहीं था मेरे बदन पे। समाज ने बहुत कुछ बोला, लोग बहुत कुछ आए, तो अभी आप मुझे देखते हो ना, अभी तो मैं बड़ी शांत सी खड़ी हूँ आप लोगों के सामने। जब मैं उग्र होती हूँ ना तो मैं दशों दिशाओं में फैल जाती हूँ। तो हिजड़ा जब अपनी औकात पे उतरता है, जब समाज में, मैंने तो अपनी इज्जत के लिए लड़ाई लड़ी, और इज्जत पाने के लिए अगर वक्त आया तो मैं इज्जत खोने के लिए भी तैयार थी, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। समाज ने सब कुछ ले लिया जी। तो आज कोई भी बीच में आया, आई फेस्ड इट। जी, अगला सवाल ले लेते हैं। मेरा सवाल है ये कि SY कुरैशी के इनिशिएटिव के बाद इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सरकार को चुनने का अधिकार है इन लोगों को। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सरकार को चुन सकते हैं ये लोग, उसके बावजूद ये अपने जीवन साथी क्यों नहीं चुन सकते? मेरा अधिकार। और दूसरा सवाल ये है कि लीगल एडवाइस साहब ने कह रखा है कि सेक्स एजुकेशन को लाया जाए, तो हम लोग बहुत मतलब आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन लोगों के बारे में जानता ही नहीं, ठीक है? तो हम अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं M फॉर मैन, W फॉर वोमेन, तो T फॉर ट्रांसजेंडर क्यों नहीं? ट्रांसजेंडर क्यों हो बेटा, किन्नर क्यों ना हो? मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ मैडम, जैसे मतलब कमला मौसी जो महापौर थी कटनी की, उनका एक मुद्दा गरमाया था कि उन्होंने अपना जो फार्म भरा था
वो कमालुद्दीन के नाम से भरा और वो सीट आरक्षित थी लेडीज की, और उन्होंने कमला मौसी के नाम से चुनाव लड़ दिया और नाम उनका कमालुद्दीन था। तो उसमें हमने MS गिल साहब से पूछा था, हमने उनसे पत्र व्यवहार किया था, तो उन्होंने हमको उसमें जवाब दिया है, हमारे पास आज भी रखा हुआ है वो, कि जो किन्नर अपना नाम मर्द में लिखा आएगा तो उसको हम मर्द मान लेंगे, जिसको लेडीज में उसका नाम होगा उसको हम लेडीज मान लेंगे। हाँ। समस्या ये हो गई है कि लोकल बॉडीज में 50% सीट के महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, तो क्या ये महिलाओं के लिए रिजर्व सीटों में चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे? लड़ पाएंगे, क्यों नहीं? नहीं तो उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, अभी नहीं, लेकिन जब उसके लिए बनाना पड़ेगा, प्रोविजन करना पड़ेगा। नहीं, प्रोविजन नहीं करना पड़ेगा, महिला आरक्षण है सुप्रीम उसको कोर्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। राइट टू चूज। आज मैं चूज करती हूँ कि मैं औरत हूँ, तो मैं कल शादी भी करूंगी, तो कोई भी मेरे पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। कल मैं इनहेरिटेंस अपने परिवार से मांगूंगी तो औरत के बल पे कि मैं एक औरत हूँ, ये मेरा मानना है। ये चुनाव लड़िए इनको, ये मेरी बात को बढ़िया समझ सकते हैं। अभी प्रॉब्लम होगी नहीं, अभी जो महिला के लिए जो आरक्षित सीटें हैं और आपको एक थर्ड जेंडर का अलग रूप से मान्यता मिल जाती है और आप नॉमिनेशन फाइल करती हैं महिला के रूप में, तो फिर आपका जो स्क्रूटनी लेवल पर जो आपका प्रतिद्वंदी है वो वजह नहीं है, तो थर्ड जेंडर हमारा प्रतिद्वंदी। देखिए मैंने चुनाव अपना फार्म भरा, मैं शबनम मौसी के नाम से वो जनरल सीट में आपने चुनाव लड़ा, लेकिन रिजर्व सीट में महिलाओं के लिए जो रिजर्व सीट है, महिलाओं में भी हम भरेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो समस्या आएगी जो है इस बात को समझ सकते हैं। वर्डिक्ट में सेकंड पॉइंट का है, ट्रांसजेंडर पर्सन राइट टू डिसाइड देयर सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर is also upheld and the center and the state are directed to grant legal recognition to their gender identity such as male, female or as third बहुत gender। अच्छी बात है, ये जो मैं सवाल उठा रहा हूं, हाँ, वो उसका हल है इसमें, उसका हल है कि ये मैं चूज करूं। जी देखिए जैसे लक्ष्मी मैम ने बोला है कि उनके जीवन में हर एक ट्रांसजेंडर, हर एक किन्नर को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हमें भी फेस करनी पड़ती है, इवन हम लोग फेस करते भी आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। और मेरा आपसे क्वेश्चन है मैम कि वोटर ID कार्ड या हमारे जितने भी सोशल एंटाइटलमेंट हैं उनके लिए हमें क्या एक बात है कि अदर्स का जो इलेक्शन कमीशन का 6 नंबर फॉर्म है, अगर आप अपने SDM के पास भर के लेके जाके दे देंगे, अब तो इतना ये स्ट्रिक्ट हो गया इलेक्शन कमिश्नर इस टाइम के भारत के, और इट इज़ हर जगह ये चाहते हैं कि वो बहुत सारे किन्नर आए। आप फॉर्म नंबर 6 भर के वो दे सकते हैं। आधार कार्ड में ऑलरेडी हम लोगों ने लड़ झगड़ के TG करके है, और उसके बाद पासपोर्ट में वो अभी तक आप चूज कर सकते हो मेल या फीमेल। तो ये इतने सारे हैं, सेंसेक्स में भी ट्रांसजेंडर हैं, पर प्रॉब्लम है जो वहाँ पे बैठने वाले लोग हैं उनका वर्कशॉप करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि किन्नर या ट्रांसजेंडर लोगों के साथ आपको कैसे बर्ताव करना है, उनको कैसे समझाना है। और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट को अभी एक आई कार्ड से निकलना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट से हर एक जगह पे हम ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड नया बना रहे हैं, वहाँ पे दिया है कि एक खिड़की पे, अगर ये खिड़की है गवर्नमेंट ने बनाई, यहीं पे सारे डॉक्यूमेंटेशन के हल मिटने चाहिए किन्नर के, क्योंकि जब घर से निकाला जाता है तो उनके पास ना डॉक्यूमेंट रहते हैं, ना कुछ रहता है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रहते, सब कुछ भी नहीं रहता है। अब उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाना भी एक बड़ा इशू है। अच्छा, क्या तो घर में अधिकार दिलवाया नहीं जा सकता? घर से जो निकाल दिया जाता है तो वहाँ क्यों नहीं अधिकार दिलवाया जाए घर के अंदर? सवाल पूछना चाहिए मैम आपसे ये क्वेश्चन है मेरा कि कानून तो बाद में भी आ जाएंगे, उससे पहले मुझे नज़रिया तो बदल लेना चाहिए ना। तो इसके लिए शबनम मौसी आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को, लोगों को, मेल फीमेल और तीसरे जेंडर के बारे में जो बात करते हैं? जनता को संदेश यही देना चाहते हैं कि जनता मतलब क्यों इस तरीके इस नज़र से देखती है। क्या एक बड़ा आदमी, लखपति करोड़पति आदमी जब महंगे से महंगा बाजार में जाके कुत्ता खरीद के लाता है, उस कुत्ते को ऐसी गाड़ी में घुमाता है, गद्दे पे सुलाता है, सब कुछ करता है, तो क्या एक किन्नर, एक मानव, क्या वो कुत्ते से भी गैबीता हो गया जो इस तरीके से इस नज़र से जनता के लोग देखते हैं? तो मैम ये बताइए, नहीं आप ये बताइए हम किस बात में बुरे? हम लोग यही है ना, ताली बजाते हैं, क्या करें? ये हमारे स्वभाव में है, ये हमारे स्वभाव में, ये भगवान ने हमको रूप दे दिया। अगर आपके घर में एक बच्चा पैदा हो जाएगा, आपका भाई एक हिजड़ा पैदा हो जाएगा, तो क्या आप उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे?
इसीलिए उससे कोई हमदर्दी नहीं रह जाएगी। इसीलिए मैंने कहा तो एक बात बताई, नहीं हमारा यही काम है, हमारे पास कोई नौकरी तो नहीं, गवर्नमेंट ने हमको कोई जॉब तो दिया नहीं है, हम लोग मांगते हैं, बधाई मांगते हैं, क्या हम लोग गुनाह करते हैं? सबसे बड़ी जिम्मेदारी नजरिया बदलने की, सुनिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी नजरिया बदलने की हमारी इस पीढ़ी की है, जिससे आप हैं, जिससे आप नया जनरेशन जो है वो बदले। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोग बदल दीजिए, सब बदल जाएगा। फॉर्चुनेटली समाज को बदल डालिए उस तरीके से, अपने इन रवैयों को और अपनी सोच को बदल लीजिए, अपने आप सब कामयाब हो जाएंगे। जी, आपकी बातें, आपके दर्द और आपकी समस्याएं सुन के कम से कम इस मंच से मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो बैठे लोग हैं वो लोग कुछ हद तक आपको समझने में कामयाब हुए होंगे। कुछ हद तक ज़रूर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद लोगों के अंदर जागरूकता आएगी और आखिरकार अगर हमारा समाज मानवीय, अगर हमारा समाज आधुनिक होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो उसकी यात्रा तब तक अधूरी होगी जब तक आप लोगों को गरिमामय जीवन नहीं मिल सकेगा। एक बात मैं कहना चाहूँगी, एक बात कहना चाहूँगी, जब जस्टिस के.एस. राधाकृष्ण और जस्टिस सीकरी ने ये वर्डिक्ट पास किया, मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर थी और उन्होंने कहा कोई देश की उन्नति उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट से नहीं है, उसके ह्यूमन डेवलपमेंट से है। तो हमें सबको, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, किन्नर हो, गे हो, लेस्बियन हो, आप जो नाम दे दें, ट्रांसजेंडर हो, हमें अपना ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ाना होगा और समाज को और उत्थान करना पड़ेगा। जी, तो इसी संदेश के साथ अभी हम इस कार्यक्रम को यहाँ पे खत्म करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।